जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीसी नॉलेज अब की इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। एक हिंदी न्यूज़पेपर हम लोगों ने पकड़ा है जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए उसमें जो भी खबरें आती हैं इंपॉर्टेंट, उसका हम लोग आज पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें राष्ट्रीय खबरें भी जुड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी जुड़ी हैं और छत्तीसगढ़ की खबरें भी जुड़ी हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करें। वीडियो शुरू करने के पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। हमारा टेस्ट सीरीज जो सीजीपीसी प्रीलिमिनरी के लिए है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं। दो सेपरेट बैचेज में आपका ये शुरू हो जाएगा। एक में आपको सीजीपीएससी टेस्ट सीरीज के साथ साथ जो हमारे एमसीक्यूज आते हैं उनका पूरा पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा केवल अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है और केवल टेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, आप दूसरे बैच में जा सकते हैं। पूरा शेड्यूल आपके सामने है। आप कोई भी टेस्ट जितनी बार चाहे उतने बार दे सकते हैं। पर्टिकुलरली जैसे 2 तारीख वाला टेस्ट जो है हमारा, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 2 तारीख को दे पाएंगे। 2 तारीख से लेकर आप 29 जनवरी तक किसी भी दिन आप वो टेस्ट को दे सकते हैं। बार बार आप टेस्ट देके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं हमारे आगे सेशन की तरफ। तो जैसे सबसे पहली खबर आती है आज के न्यूज़पेपर में छपी हुई, वो क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस बनते हैं। अब यहाँ पर जो दो चीजें इंपॉर्टेंट है उसमें सबसे पहले हम लोग बात पकड़ेंगे सीडीएस की। ये सीडीएस क्या है? सीडीएस एक पद है सेना में, अभी नया पद डाला गया है। सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक पद की आवश्यकता थी। बहुत पहले से कमेटी ने ये रिपोर्ट दी थी जब हमारे युद्ध में अलग अलग युद्ध हुए। उसके बाद देश को एक चीज की मतलब पता चला कि तीनों सेनाओं में कम्युनिकेशन की थोड़ी कमी है। युद्ध में यदि हम लोग कभी पिछड़ते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है, मेन कारण क्या रहता है कि जल सेना का वायु सेना के साथ अपना संबंध ठीक से नहीं हो रहा है, या थल सेना का वायु सेना के साथ नहीं हो रहा है, वैसे वैसे ये सारी चीजें चलती थी। अब इसमें क्या था, एक जो समिति बैठती है वो बोलती है एक ऐसे पद की आवश्यकता है जो तीनों सेनाओं को एक साथ कमान संभाल सके और तीनों सेनाओं की हेड हो सके। उसी के लिए पद आता है सीडीएस। अब इनके बारे में बात करेंगे। देश के दूसरे सीडीएस बने हैं अनिल चौहान। पहले कौन थे उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो अगर हम लोग हेडलाइन पे जाएंगे, हेडलाइन के नीचे, तो केंद्र सरकार ने लंबे अरसे तक विचार मंथन करने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त थे अनिल चौहान, इनको देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है नियुक्त किया है। कैबिनेट की नियुक्ति संबंधी मामलों में इनको जो है मंजूरी दे दी गई। उसके बाद आते हैं, ये नियुक्त होते हैं, शुक्रवार से पदभार संभालेंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, कल से इनका पदभार जो है शुरू हो जाएगा। इसके पहले हमारे देश के पहले सीडीएस थे जनरल विपिन रावत। इनकी जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। करीब 10 माह तक ये पद खाली था, लगभग 10 महीने हो गए। हमारे जो जनरल विपिन रावत है हमको छोड़ के चले गए थे। दुखद घटना थी, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था इनका मौसम खराबी की वजह से, और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके बाद अब दूसरे नए सीडीएस का चुनाव हुआ है। अब ये सीडीएस को नियुक्त करते समय जो चीज ध्यान रखना है, हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या आता है, केंद्र सरकार ने इनको बनाने के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। नियमों में बदलाव करने के बाद 3 स्टार सैन्य अधिकारी को पहली बार सीडीएस बनाया गया। ये जो है हमारे 3 स्टार सैन्य अधिकारी थे, 3 स्टार मिले हुए थे इनको, वो सैन्य अधिकारी थे जो पद में होता है, उनको बनाया गया है। इसके अतिरिक्त देखेंगे तो ये सैन्य मामलों के विभाग के सचिव की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। कौन? हमारे अनिल चौहान जी जो है सैन्य मामलों के विभाग की जिम्मेदारी भी संभालने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी खबर है, इंपॉर्टेंट है, नेशनल लेवल पे भी इंटरनेशनल लेवल पर भी एक संगठन है पीएफआई। पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर आप कोई भी मीडिया को खोलेंगे आज की डेट में, बार बार इस चीज के बारे में दिखा रहा है, तो इसके बारे में एक हल्की सी हम लोग जानकारी लेते हैं, फिर आर्टिकल 19 के तहत इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारा इंटरव्यू का मुद्दा उठ सकता है। तो प्रश्न क्या होता है या पहले स्टेटमेंट क्या आती है, तो पिछले एक हफ्ते में 15 से अधिक राज्यों में 350 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद गृह मंत्रालय ने पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी कई बार बोलते हैं, पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके 8 सहयोगी संगठनों को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। जो हमारे पास हेडलाइन में इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है, इसके पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों को 5 साल के लिए, 5 ईयर के लिए प्रतिबंधित किया है। पहली चीज, पूर्णता प्रतिबंध नहीं लगा है, 5 साल बाद ये दोबारा आ सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज उठता है, हमारे पास आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमारे पास बहुत सारे मूल अधिकार हैं, जिसमें से एक होता है संघ बनाने का अधिकार। अगर आप देखोगे, संघ बनाने या समूह बनाने का अधिकार हम लोगों को मिलता है। अब यदि कोई संगठन प्रतिबंधित हो रहा है, तो क्या ये उसके मौलिक अधिकार का हनन नहीं है कि उन्होंने जो है संगठन को आपका बनने से रोक दिया या प्रतिबंधित कर दिया? तो यहाँ पर हम लोगों को समझना पड़ेगा आर्टिकल 19 की कुछ सीमाएं होती हैं, उनके बारे में। तो सीमाएं क्या है? देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए आप संगठन बना सकते हैं। यदि कोई ऐसा संगठन बनता है जो आपकी देश की सुरक्षा के लिए या एकता या अखंडता के लिए खतरा है, तो उसको आप प्रतिबंधित कर सकते हो, ऐसा संगठन नहीं बना सकते हो। वही एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा या वही कारण देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिएगा,
आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बनाकर जो है इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर देखा जाएगा तो पिछले एक हफ्ते में 2 बार छापे पड़े थे, जिसमें से 15 से अधिक राज्यों पर छापे पड़े, 350 लोगों को गिरफ्तार किया गया, पूरा सबूत उठाया गया। उसके बाद ये बात पता चली कि हाँ, इसको आप जो है बैन करना चाहिए, क्योंकि ये आवश्यक हो गया है, क्योंकि ये खतरा है। विदेशों से इसकी फंडिंग आ रही थी, कई आपको देखने को मिलेगा गैर कानूनी गतिविधियों में, दंगों में इसका हाथ कहीं ना कहीं शामिल आ रहा था। देश में भी जो भी घटनाएं हुई थी अराजकतावादी, उसमें कहीं ना कहीं इसका हाथ जुड़ रहा था। जब सरकार को पूरे सबूत मिल गए, उसके पश्चात जो है कार्यवाही हुई और इसको बैन किया गया। किसने कार्यवाही की है? तो गृह मंत्रालय ने कार्यवाही की है, याद रखिएगा, होम मिनिस्ट्री ने कार्यवाही की है, मतलब बोल सकते हैं अमित शाह वाला मंत्रालय, इसने कार्यवाही की है। कितने संगठन बैन हुए हैं? तो पीएफआई के साथ उसके 8 संगठन बैन हुए हैं। यदि उसका नाम देखने की कोशिश करेंगे, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल वुमेन फ्रंट, इसके अलावा नेशनल फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जूनियर फ्रंट, एम्पायर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन केरल, इनको जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रतिबंधित करने के बाद होगा क्या? जिन भी 300 लोगों को हिरासत में लिया गया था, अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसके अलावा सभी जो खाते हैं पीएफआई की और संपत्तियां हैं, उनको सरकार जो है अब सील कर सकती है। मेन कारण क्या था? सरकार जब जा रही थी, सरकार को बहुत सारी चीजें ऐसे मिली कि अलग अलग देश, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे तुर्की हो, और भी अन्य देशों से इसके पास जो है फंडिंग आ रही थी, जिसका प्रयोग गलत कामों में हो रहा था। तो सरकार अब चाहे तो इनके खातों को सील कर सकती है। खातों को सील करने से होगा क्या? खातों को सील करने के बाद ये अपने खाते से 1 रुपए भी नहीं निकाल पाएंगे। अगर देखा जाए प्रतिबंध लगाने का कारण जो हमारा विभाग दे रहा है या मंत्रालय दे रहा है, गृह मंत्रालय क्या बोलता है? अगर पीएफवाई व उसके सहयोगी संगठनों पर तत्काल रोक नहीं लगाई जाती, तो उसकी विध्वंसक गतिविधियां कानून व्यवस्था के लिए घातक साबित होंगी और संवैधानिक ढांचा कमजोर होगा। सीधा सीधा आर्टिकल 19 में जो सीमाएं बताई हैं उन्हीं के बारे में बोल रहा है कि देश की एकता अखंडता दिक्कत होगी, सामाजिक सुरक्षा बिगड़ेगी, संवैधानिक ढांचा कमजोर होगा, साथ ही देशों में आतंकी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। ये सारी चीजों के कारण जो है लगा दिया गया। अब यहाँ पर देखने की बात क्या है? तो एक विशेष वर्ग का ये जो है मतलब आपका समूह था, और उसमें अब जो है असंतोष फैल रहा है। ये सारी चीजें हम लोगों को जाननी है। नॉर्मल पॉइंट है, एक संगठन जिसका प्रतिबंध हुआ है आर्टिकल 19 के तहत जोड़ सकते हैं, इंटरव्यू में पहुंच सकता है, या ये सर जी पूछ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, जो इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए खुश वाली खबर है। क्या? केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए डीए 4% बढ़े हैं। ये याद रखिएगा, सेंट्रल में जो होते हैं ना केंद्रीय कर्मचारी, जिन लोगों की ड्यूटी सेंट्रल से मिलती है, जिनको सेंट्रल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, मतलब केंद्र सरकार के पास जिनकी नौकरी है, उनके लिए है। राज्य सरकार वालों का भी नहीं बढ़ा है, केंद्र सरकार वालों का बढ़ा है। डीए का फुल फॉर्म, या अगर हम लोग बोले हिंदी में क्या बोलते हैं, महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर सरकार ने उन्हें एक बड़ा तोहफा दिया है। यदि बात करेंगे इसके लिए, नॉर्मली अगर हम लोग जाते हैं तो अभी कुल कितना प्रतिशत डीए मिल जाएगा? 38%। पहले कितना था? 34% था, अब 38% डीए मिल जाएगा। टोटल इससे जो है 47 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशन धारक लाभान्वित होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि केवल आपको देखने को मिलेगा जो नॉर्मल ड्यूटी कर रहे हैं उनको मिलेगा, केंद्र सरकार की तरफ से जिनको पेंशन मिलती थी उनमें भी ये फायदा होने वाला है। अगर देखा जाए कि सरकार के बजट पर कितना बोझ बढ़ेगा इससे, तो 12,852 करोड़ सरकार को सालाना जो है इसका बोझ पड़ेगा एक्स्ट्रा, जब ये डीए बढ़ाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, या नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो आने वाला है ये इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ 2 खबर हम लोग आज करेंगे। उसमें पहला है अंतरराष्ट्रीय खेल, अंतरराष्ट्रीय बोल रहा हूँ सॉरी, राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन जो है आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है आज से शुरू हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को, देखिए कहां पर हो रहा है, अहमदाबाद में अपने नाम के स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये जो गेम्स हो रहे हैं नेशनल गेम्स, ये 36वें क्रम के हैं, 36वें नेशनल गेम्स है। कहां पर हो रहा है? तो अहमदाबाद में हो रहा है। अहमदाबाद में कौन से स्टेडियम में? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है। वह एथलीटों को संबोधित भी करेंगे। राष्ट्रीय खेल का अगर बात करेंगे, आयोजन पहली बार गुजरात में किया जा रहा है। 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक आयोजित होगा ये खेल। 12 अक्टूबर को इसका कंप्लीशन हो जाएगा। अगर थीम की बात करेंगे तो थीम क्या है? जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया है। ओके, मतलब क्या है थीम? अगर देखेंगे तो जुड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया, ये याद रखिएगा। लगभग 15,000 खिलाड़ी और प्रशिक्षक इसमें भाग लेने वाले हैं। बाकी सारी चीजें अगर हम लोग देखेंगे तो मेन ऊपर हेडलाइन में ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 7 साल के बाद जो है राष्ट्रीय खेलों की वापसी हो रही है, मतलब जो 36वां संस्करण है वो लगभग 7 साल बाद आ रहा है। इसके पहले 2015 में केरल में हुए थे। 37 टीमें इन खेलों में हिस्सा लेंगी। 36 खेलों में खिलाड़ी जो है चुनौती पेश करेंगे।
37 टीमें हैं और 36 प्रकार के खेल हैं जिसमें आपका कंपटीशन होने वाला है। 4 टीमें जो है पहली बार शिरकत करेंगी। कौन कौन सी है वो? बोडोलैंड, लद्दाख, दादर नागर हवेली, दमन और दीव की टीम, ये जो है पहली बार हिस्सा ले रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट खबर हमारे लिए और इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश को गर्व से करने वाली खबर आती है। छेत्री, सुनील छेत्री का अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। इनके जीवन और करियर पर फीफा ने एक जो है सीरीज जारी की है। वेब सीरीज के जैसे आप बोल सकते हो, 3 एपिसोड का है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फुटबॉल के वैश्विक संचालन संस्था फीफा ने भारतीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री को सम्मानित करते हुए उनके जीवन और करियर पर 3 एपिसोड की सीरीज जारी की है। जैसे हम लोग वेब सीरीज देखते हैं अलग अलग मूवी की ना, तो वैसे जो हमारे भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री है, उनके जो भी करियर और उनकी जिंदगी रहा है, उनके ऊपर जो है फीफा उनकी 3 एपिसोड की वेब सीरीज लेकर आ रहा है। फीफा ने घोषणा की है कि यह सीरीज उनके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म फीफा प्लस पर दिखाई जाएगी। जैसे आप लोग आईपीएल देखने के लिए या कुछ और देखने के लिए हॉटस्टार है, अमेजॉन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, ये सारे का सब्सक्रिप्शन लेते हो, ये सारे क्या स्ट्रीमिंग आपका देखने को मिलते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म। वैसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं फीफा प्लस, उस पे ये जो है उपलब्ध होने वाली है। फीफा ने ट्वीट किया था, क्या ट्वीट किया था कि रोनाल्डो और मेसी के बारे में तो आप सभी को पता है, लेकिन सक्रिय मतलब पुरुष खिलाड़ियों में तीसरे नंबर पे सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड की कहानी है। ओके, यहां से एक पॉइंट समझ में आता है, वैसे यहां पर भी दिया है। देखिएगा, जो हमारे सुनील छेत्री हैं, अभी जितने भी सक्रिय फुटबॉलर हैं उनमें सबसे ज्यादा गोल करने के क्रम में तीसरे नंबर पे आते हैं। इनके आगे केवल रोनाल्डो और मेसी हैं। यदि बात किया जाएगा तो देखिएगा, छेत्री ने टोटल 84 गोल के साथ सक्रिय खिलाड़ियों में तीसरा स्थान रखा है। इन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय 84 गोल मारे हैं। जबकि अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करेंगे तो उन्होंने 117 मारे हैं और मेसी ने 90 किए हैं। मतलब यदि सुनील छेत्री का एक दिन अच्छा खासा फॉर्म रहा, एक दो मैच में अगर वो मार देते हैं गोल ज्यादा, तो हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि वो मेसी को भी पीछे कर देंगे। भारत के लिए अगर बात करेंगे तो उन्होंने टोटल 131 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हुए हैं अभी तक, सुनील छेत्री जी ने। चलिए इसके अलावा जो साथ में खबर आती है वो क्या आती है, तो AIEFF ये अरुणाचल प्रदेश में जो है स्टेडियम को गोद लेगा। यहाँ पे कुछ कुछ मिसप्रिंट रहता है पेज न्यूज़पेपर में कभी कभी, ये जो है क्या लेने वाला है, गोद लेने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जो है जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को तराशने के लिए ईटानगर के पास गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम को लंबी अवधि पर पट्टे पर गोद लेगा। याद रखिएगा, जो अरुणाचल प्रदेश का स्टेडियम है वही वाला आपका फुटबॉल वाला, उसको जो है AIFF जो है गोद लेने वाला है। ये हमारे लिए एक और खास बात हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राज्य की खबरों में आएंगे। राज्य की खबरों में जैसे सबसे पहले आता है हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट, तो राज्योत्सव जो है 1 नवंबर से शुरू होने वाला है। अब सब जो छत्तीसगढ़ में रहते सबको पता होगा राज्योत्सव क्या है, 1 नवंबर से ही शुरू होता है। इस बार जो है इसका आयोजन 3 दिनों तक चलने वाला है। मतलब 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर ऐसा कुछ हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब यदि इसके बारे में पूरी डिटेल करेंगे तो राज्योत्सव जो है 1 से 3 नवंबर तक जो है साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में आयोजित किया जाएगा। जब से कांग्रेस सरकार आई है वो यही फैसला लेती है कि बाहर की तरफ जो है राज्योत्सव स्थल जो मेन था हमारा वहां पर ना करे, क्योंकि वो लोगों को दूर पड़ता है। मेन रायपुर के अंदर करे और उसमें साइंस कॉलेज में जो है वहां पर आपका राज्योत्सव होता है। इसकी तैयारियों को लेकर अमिताभ जैन जो है हमारे मुख्य सचिव, उन्होंने जो देखोगे आपका पूरा महानदी भवन में अधिकारियों की बैठक ली है। अगर देखा जाए इसके अलावा क्या है, इस अवसर पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्य अलंकरण समारोह की तैयारियों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। कभी भी राज्य अलंकरण हो या राज्योत्सव कार्यक्रम हो, 2-3 चीजें होती हैं। राज्योत्सव तो होगा ही होगा, राज्य अलंकरण पुरस्कार दिए जाते हैं। हम लोगों के लिए एक नया डाटा आने वाला है 1 महीने बाद, किन किन लोगों को क्या क्या पुरस्कार मिले हैं। साथ ही साथ आदिवासी नृत्य महोत्सव, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव भी जो है आयोजित किया जाता है, इसके बारे में भी जानकारी मिल रही है। चलिए अगर बात करेंगे हम लोग इसके बारे में, तो देखिए यहाँ पर लिखता है 1 नवंबर को राज्य अलंकरण समारोह के विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान किए जाने वाले सम्मान एवं पुरस्कारों के संबंध में सभी आवश्यक जानकारी 15 अक्टूबर तक सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत करने के निर्देश दे दिए हैं। मतलब किसको किसको कौन सा पुरस्कार देना है पहले से बता दीजिए। इसके अलावा इधर आ जाएंगे तो इस बार क्या क्या होने वाला है आयोजन स्थल में, तो आदिवासी नृत्य महोत्सव के प्रतिभागी कलाकारों को ठहरने की व्यवस्था के संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है, निर्देश दे दिए गए हैं।
महोत्सव जब होता है, आपको पता होगा पूरे भारत से जो है यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा कुछ विदेशी कलाकार भी आते हैं नृत्य महोत्सव में भाग लेने के लिए और देखने के लिए। तो जो आने जाने का रास्ता है, ट्रैफिक व्यवस्था है, ये सारी चीजें ठीक कर लीजिए, ये बोल रहा है। अभी ये इनिशियल चीजें जो है हमारे सामने आ रही हैं राज्योत्सव को लेकर, जो है 1 से 3 नवंबर तक चलेगा। इस चीज को अभी हम लोगों को ध्यान में रखना है, बाकी हम लोग आगे कवर अप इसको करेंगे। चलिए एक और खबर के बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। व्यक्तित्व विदेश विशेष जो हो रही है, अंतरराष्ट्रीय पटल पर 15 मिनट में 7 भाषाओं में कविताओं का पाठ करने वाली कलाकार हम लोगों को देखने को मिलेंगी। आप लोग शायद नाम नहीं देख पा रहे होंगे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ या लिख देता हूँ। उर्मिला देवी उर्मी, इनका नाम याद रखिएगा, उर्मिला देवी उर्मी, रायपुर की निवासी हैं। इनके बारे में खास बात क्या है, तो ये जो है 7 भाषाओं में जो है आपकी कविताओं का पाठ करने वाली है या की है 15 मिनट के अंतर्गत। इनके द्वारा अगर देखेंगे तो ये 7 भाषाओं में कौन कौन सी कविताओं का पाठ की है या कौन कौन सी 7 भाषाओं में ये करती है। हिंदी है, संस्कृत है, राजस्थानी है, छत्तीसगढ़ी है, ब्रिज है, उर्दू है और पंजाबी है। इतनी भाषाएं शायद हमें भी नहीं आती होंगी। हिंदी, संस्कृत, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, ब्रिज, उर्दू और पंजाबी, इसमें जो है कविताओं का पाठ करती हैं। विदेशों में इनको अलग अलग सम्मान मिल चुके हैं, जिसमें ये मॉरिशस में भी सम्मान जीती हुई है, इंडोनेशिया, मलेशिया, अन्य जगह पर गई हुई हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि ये जुड़ी हुई किससे है, तो साहित्य से जुड़ी हुई है, ध्यान रखने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज जो होने वाली है, 2 अक्टूबर के लिए खबर आ रही है, ये स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड खबर है। गांधी जयंती के सभी जिला अस्पतालों में सिकल सेल प्रबंधन केंद्र की शुरुआत हो जाएगी। गांधी जयंती मतलब 2 अक्टूबर से होने वाली है ये शुरुआत। किस चीज से जुड़ी हुई, सिकल सेल से जुड़ी हुई। सिकल सेल प्रबंधन के लिए है, जो आपको हर एक जिला स्तर पर अब मौका मिलने लगेगा और जो मैनेजमेंट सिस्टम है शुरू हो जाएगा। जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे टीएस सिंह जो है, इसकी समीक्षा बैठक लेते हैं। यहाँ पर जो चीज इंपॉर्टेंट है जानना, ये वर्ड आता है सिकल सेल। ये एक्चुअल में होता क्या है, जुड़ा हुआ है ब्लड से जुड़ा हुआ बीमारी है। छत्तीसगढ़ वगैरह में ज्यादा देखने को मिलेगी। नॉर्मल अगर हम लोग हमारे ब्लड को देखेंगे, वो ऐसे गोलाकार होते हैं, तो ब्लड फ्लो में आसानी रहती है। सिकल सेल में क्या होता है, जो हमारी रक्त कोशिकाएं होती है ना, उनका आकार बदल जाता है और वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, हंसिया आकार की हो जाती हैं। अब जब नॉर्मली हमारे गोलाकार ब्लड सेल है, आराम से हमारे शरीर में नसों में बह सकते हैं, मुड़ जाते हैं, आसानी से घूम सकते हैं। जब ये सिकल सेल होती है, इनका आकार जब बदल जाता है हमारे खून का, तो आपकी ब्लड सेल्स का जब आकार बदल जाता है, हंसिया के आकार की हो जाती है, तो शरीर में ज्वाइंट्स होते हैं, जैसे आपके हाथ में ज्वाइंट है, पैर में ज्वाइंट है और भी अन्य जगह जहां पर आपके ज्वाइंट देखने को मिलेगा, उंगलियां हो गया, टखने हो गए, यहाँ पर ये ब्लड सेल फंस जाते हैं और इसके कारण क्या होता है, इंसान को दर्द होता है। तो जोड़ों का दर्द होने लगता है यदि आपके बॉडी में सिकल सेल वगैरह है, तो ये एक प्रॉब्लम है छोटी सी, जिसको समझना है। और स्वास्थ्य विभाग इसी चीज से टैकल करने के लिए अब 2 अक्टूबर से एक नई योजना जो है शुरू करने वाला है। पूरे जिला स्तर पर प्रबंधन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा टीबी नियंत्रण के बारे में भी खबर है कि टीबी नियंत्रण के लिए जांच सुविधा बढ़ाने वाले हैं। अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो कोरबा, जशपुर और जगदलपुर में विशेष रूप से टीबी मरीजों के लिए अब जो है सीएससी जो है लैब टेक्नीशियन जो है बैठाया जाएगा। तो ये खबर जुड़ी हुई है आपका कोरबा, जशपुर और जगदलपुर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ की भी खबर है और नेशनल लेवल पर भी खबर है। मवेशी में दिखे लक्ष्मी के लक्षण, सरगुजा में आया है पहला मामला। अब ये लंपी क्या है, लंपी एक प्रकार का वायरस है, जिससे जो हमारे पशु हैं, जनरली गाय, गौवंश बोल दीजिए, गौवंशों की मृत्यु हो रही है। गौवंशी जो भी जीव होते हैं, उनकी मृत्यु हो रही है। सरगुजा में ये पहला मामला आ रहा है। इसके पहले इस बीमारी से पीड़ित हम लोग देखेंगे तो राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान में हजारों गांवों की मृत्यु, जो गाय है उनकी मृत्यु इस वायरस के कारण हो गई है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है, स्किन डिजीज वगैरह हो जाती है। अब सरगुजा में पहली बार लक्षण पाए जा रहे हैं, तो कोशिश किया जाएगा कि इसको छत्तीसगढ़ में फैलने से रोके। ये एक आहट दे रहा है जो खतरनाक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या आ सकता है कि किस कारण से गायों की मृत्यु हो रही है, आपके एडीओ वगैरह के लिए भी रहेगा, हर एक एग्जाम के लिए रहेगा। इसके अलावा लंपी क्या है, या लंपी से क्या प्रॉब्लम होती है, कौन सा जीव इससे परेशान है, ये सारे क्वेश्चन हो सकता है। अभी करा क्या जा रहा है, तो जिस गाय में ये लक्षण दिखे हैं उसको आइसोलेट करके उपचार जारी किया गया है। आइसोलेट करने का मतलब क्या है, उसको बाकियों से अलग कर दिया गया है और उसकी जो है आपका उपचार जारी है। चलिए आते हैं नेक्स्ट खबर पे, और हमारी लास्ट रहने वाली है।
कोयला संकट के बीच जो है खदान बंद है। अब इसमें कोई खबर उतना इंपॉर्टेंट हम लोगों को नहीं लगा है, बट फिर भी हम लोग पॉइंट क्यों डाले हैं, क्योंकि खदान का नाम मिलता है और जनरली जो है खदान के बारे में पूछ देता है। तो देखिएगा कोरबा में है, कोल इंडिया से संबंध, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने कोयले की बढ़ती मांग के बीच भूमिगत सुरक्षार या सुरकाछार खदान का एक फेज सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे पूछ क्या सकता है, ये वर्ड सुराग छार ये किस खदान खनिज से संबंधित है। तो याद रखिएगा सुराग छार कोरबा में है, कोयला से संबंधित है, इसको सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है। अब जब कोयले की खदान बंद हुई है, उत्पादन में कमी आएगी, इसका असर हम लोगों को देखने को मिलेगा कहां कहां, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब जैसे राज्यों में पड़ेगा। अब जो कोयला है उसका जनरली हमारे जो राज्य में कोयला निकलता है पावर प्लांट में यूज करते हैं, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब ये सारे राज्य हमारे यहाँ से कोयला लेकर जाते थे, तो उनमें जो पावर प्लांट में है उनमें आपूर्ति में कमी होगी और वहां पर असर पड़ने वाला है। देखो हमारा देश जुड़ा किस प्रकार से है, बंद हो रहा है छत्तीसगढ़, प्रभावित होते हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। इसके बाद अगर देखेंगे तो एससीसीएल ने आने वाले दिनों में बोला है कि बल्गी खदान को भी हम लोग बंद करेंगे। तो एक और खदान का नाम मिल जाता है हम लोगों को जो कोयला से जुड़ी हुई है, तो सुराग और बल्गी ये क्षेत्र किससे जुड़े हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा कोयला से मिले हैं। इसके बारे में अगर बात करेंगे तो सुराग खदान जो है वर्ष 1963 में शुरू हुई थी, तब से कोल इंडिया का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। अभी खदान में 200 लाख टन कोयले का भंडार है, पर पुरानी पद्धति होने की वजह से खदान जो है लगातार घाटे में चल रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं, इसके कारण जो है खदान घाटे में चल रही है। इसी के कारण और सुरक्षा कारणों से कारण इसको बंद करने का निर्णय लिया गया है। तो ये एक हमारी कोशिश थी आज के न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट खबरें थी उसको हम लोग चर्चा करें। बाकी यदि आपको मैथ का कोर्स चाहिए आपके टीचर के एग्जाम के लिए या फिर जो भी एग्जाम हमारे आने वाले हैं उनके लिए, आपका हमारे पास मैथ रीजनिंग का पैकेज है, 80 से ऊपर वीडियो है जिसपे आपको मैथ रीजनिंग के ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो जाएंगे, चाहे आपका एसआई का एग्जाम हो, चाहे सीजीपीएससी प्री का एग्जाम हो, चाहे व्यापम की कोई और एग्जाम हो। इसके अतिरिक्त आप हमारी टेस्ट सीरीज भी जो है परचेस कर सकते हैं। तो इतना था आज की वीडियो के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।